हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो से लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि डीसी सर्किट होगा। और ये जो लेक्चर है 14 रहेगा, मतलब डीसी सर्किट का पहला लेक्चर ये रहेगा। और मैंने अपने पिछले लेक्चर नंबर 1 से लेकर 13 तक मैंने फर्स्ट चैप्टर जो कि बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड देयर कॉन्सेप्ट्स को 1 से लेकर 13 लेक्चरों में डिस्कस किया है। तो चलिए इस वीडियो से लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 14 होगा। हमारी सीरीज का 14वां लेक्चर होगा। बात करते हैं पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट की। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता है, इलेक्ट्रिकल मतलब कि वह परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो परिपथ हमारा विद्युत परिपथ कराता है। जैसे कि मैं एक परिपथ बनाता हूँ, एक रेजिस्टेंस है ये। अब ये कंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है, ये कोई कंडक्टर वायर है, और हमने यहाँ पर कोई बैटरी लगाई V, और यहाँ R रेजिस्टेंस है, और ये धारा प्रवाहित हुई। ये एक एक्टिव परिपथ होगा। एक्टिव परिपथ क्या होगा कि जिसके अंदर सोर्स हो और एलिमेंट हो, वो हमारा क्या होता है? एक्टिव परिपथ, जो कि बंद हो एक तरह से। तो ये हमारा एक्टिव परिपथ होगा। ये परिपथ सोर्स पर डिपेंड करेगा कि जो परिपथ होंगे वो कितने हो सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने डीसी सोर्स लगाया है, तो ये हमारा डीसी परिपथ हुआ। अगर हम यहाँ पर एसी लगा दें, अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दें, तो क्या होगा कि ये हमारा एसी परिपथ बन जाएगा। तो मैं एसी परिपथ का चित्र बना देता हूँ। जैसे ये रेजिस्टेंस है, और हमने ये जो वोल्टेज सोर्स डीसी का है, हमने रिप्लेस कर दिया एसी। तो इसकी साइकिल्स बदलती रहती है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव को हम लगा नहीं सकते। एक बार ये पॉजिटिव इधर होगा, एक बार पॉजिटिव इधर, तो वो बाद में आएगा एसी सर्किट में। फिलहाल हम बात करते हैं डीसी की ही। तो ये जो सर्किट है, एक सर्किट देखो एसी हुआ, एक सर्किट हुआ डीसी। तो हमारे जो विद्युत परिपथ होंगे वो दो होंगे, एक एसी सर्किट और एक डीसी सर्किट, जो कि सोर्स पर निर्भर करते हैं। तो ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट थोड़ा बहुत बताया है, ये मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये किसी परिपथ में हम कम और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने स्टेटस लिख दिया है। विद्युत परिपथ ऐसे परिपथ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मैंने बताया विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और विद्युत धारा तभी प्रवाहित होती है जब परिपथ क्लोज होता हो, बंद होता हो। मैंने देखो चित्रों में परिपथ को बंद दिखाया है, तो इसका मतलब इन परिपथों में धारा प्रवाहित हो रही है। और सोर्स क्या होता है? सोर्स हमारे ये होते हैं सोर्स। जैसे कि ये वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है। ये तो वोल्टेज ही मैंने दिखाया है। अगर करंट सोर्स होता, इसे हटाकर हम लगाते करंट सोर्स, ये डायरेक्शन का है, अगर इधर जा रही है तो ये इधर प्रवाहित होगी, अगर इधर करनी है तो इसकी डायरेक्शन हम इधर कर देंगे। तो ये हमारा करंट सोर्स होता है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स होता है इन डीसी। अब चलते हैं यहाँ पर। देखो परिपथ बंद होगा तो धारा प्रवाहित होगी, और जो ऐसे परिपथ होंगे जिसमें सोर्स लगे होंगे, वो सक्रिय विद्युत परिपथ कहलाते हैं। ऐसे परिपथों में क्या हो सकता है? रेजिस्टेंस, प्रेरकत्व उसे L कहते हैं, संधारित्र इसे C कहते हैं, धारा I, अब वोल्टा उपस्थित होते हैं। देखो इसमें रेजिस्टेंस दिखाया है, हमारा प्रेरकत्व भी हो सकता है, C भी हो सकता है, मतलब कैपेसिटर। तो ये हमारा एक्टिव परिपथ होता है। देखो मैंने परिपथ एक्टिव बताया है, ना कि जो एलिमेंट लगाए हैं ये एक्टिव बताए। ये जो एलिमेंट होते हैं, प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र, ये हमारे पैसिव एलिमेंट होते हैं। मैं बताऊंगा आपको पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं। अभी फिलहाल यहाँ चलते हैं। अब सोर्स के आधार पर विद्युत मतलब इलेक्ट्रिकल परिपथ दो प्रकार के होते हैं, डीसी और एसी, दिष्ट धारा परिपथ और प्रतिवर्ती धारा परिपथ। डीसी और एसी की फुल फॉर्म होती है, डीसी की डायरेक्ट करंट और एसी की अल्टरनेटिंग करंट। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी जरूरत क्या है और ये है क्या। किसी भी परिपथ में यदि उस परिपथ के रेजिस्टेंस को हमें देखना है कि इक्विवेलेंट कितना है, मतलब टोटल प्रतिरोध कितना है, तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सही देखते हैं। या फिर हम किसी प्रतिरोध को, किसी भी परिपथ के प्रतिरोध को बढ़ाएं या फिर घटाएं, तो बड़ा घटा सकते हैं हम, तो वो भी हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से ही। तो हम पहले बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की।
कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें प्रतिरोध का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे दिखता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ना प्रतिरोध को। अब श्रेणी क्रम जो होगा वो कैसे बनेगा। देखो रेजिस्टेंस जो होगा, जैसे ये रेजिस्टेंस है, ऐसी दो या दो से अधिक जो रेजिस्टेंस होंगे, इस रेजिस्टेंस का जो एंड का टर्मिनल होगा वो जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा, सपोज करो कि ये दूसरा रेजिस्टेंस है, इसके पहले टर्मिनल से जुड़ा हो। दूसरा जो टर्मिनल है वो पहले टर्मिनल से, और जो उससे अगला वाला जो ये प्रतिरोधी है, इसका जो एंड का टर्मिनल होगा वो अगले वाले प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जुड़ा होगा। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और जो पहला और एंड का जो टर्मिनल है, इनको हम वायर से कनेक्ट कर कर एक किसी भी एक सोर्स से, वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स हो, उससे जोड़ देते हैं। तो ये जो हमारा परिपथ होगा ये हमारा सीरीज परिपथ होगा। हम मानते हैं कि जो प्रतिरोध है R1, R2 और R3 हो, इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I हो रही है, ये वोल्टेज है। ये जो सीरीज परिपथ है इसमें सिद्ध किया जा चुका है कि इस परिपथ का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, हमने मान लिया कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इसका पूरा R इक्विवेलेंट है। इसका मान जो होगा R इक्विवेलेंट का, वो परिपथ के अंदर सीरीज में अगर जुड़े हैं तो इनका जो योग है वो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ये सीरीज का कॉम्बिनेशन है। अब हम देखते हैं ये जो सीरीज में कॉम्बिनेशन है, इन प्रतिरोधों को ऐसे ही क्यों जोड़ा, क्यों मतलब कि R1 + R2 + R3 ही क्यों करा। अब हम इसे अपने उत्पत्ति के द्वारा देखते हैं इस परिपथ से। तो पहले मैं आपको 3 चीज़ लिखवा देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। पहली चीज़ कि सीरीज सर्किट में विद्युत धारा समान रहती है। तो ये जो धारा है ये बिल्कुल समान रहेगी, हर एक रेजिस्टेंस में समान रूप से प्रवाहित होगी। जो हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा वो रहेगा भिन्न भिन्न प्रतिरोध के कारण वोल्टापात, हम कह सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप, इसे प्रत्येक चालक में अलग अलग होगा। ये ओम लॉ बताता है, ओम्स लॉ। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं कि प्रत्येक वोल्टापात का योग सप्लाई सोर्स के सप्लाई वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज लगाया तो मैंने वोल्टेज लिखा, के समान होगा। इन रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जैसे कि मैंने इस वाले इसमें दिखाया कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, और रेजिस्टेंस R1, इन दोनों का गुणनफल जो होगा वो वोल्टेज ड्रॉप होगा V1। और ऐसे ही इसमें हो सकता है, ऐसे ही इन तीनों रेजिस्टेंसों में धारा के कारण जो अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इस वोल्टेज सोर्स के इक्वल होगा। तीसरा नियम या तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है। अब देखते हैं कि ये जो सूत्र है ये हमें कैसे प्राप्त हुआ। तो ये परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप V1, V2, V3 लिया, जो कि अलग अलग रेजिस्टेंस के कारण उसमें धारा प्रवाहित होने के कारण हो रहा है। हमने तीसरे वाले पॉइंट में देखा था जो इन वोल्टेज ड्रॉपों का जो योग होगा V1 + V2 + V3, वो वोल्टेज सोर्स के इक्वल होगा। तो हम देखेंगे वोल्टेज सोर्स हमारा V है। अब हम यहाँ देखेंगे कि ओम का नियम हमें क्या कहता है कि V = IR, V = IR कहता है। तो हम इस वोल्टेज V1 में क्या कह सकते हैं, V1 = I, और जो वोल्टेज ये ड्रॉप किसके कारण हो रहा है, एक तो रेजिस्टेंस R1 है इसके कारण, और इसमें धारा I प्रवाहित है, तो हम कह सकते हैं कि R1 इसमें, तो V = IR1। इसी प्रकार हम रेजिस्टेंस 2 के एक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V2 = IR2, और रेजिस्टेंस 3 के एक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V3 = IR3 कह सकते हैं। अब इन तीनों की वैल्यू यदि हम इस वाले समीकरण में रख दें, इस वाले, तो हमें प्राप्त होगा IR1 + IR2 + IR3। अब इसमें से धारा देखो कॉमन है सब में, तो हम धारा को अलग निकाल लेंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा R1 + R2 + R3। अब ये जो धारा है इसे हम इसके डिवाइड में पहुंचा देंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिलेगा R1 + R2 + R3। अब ये V/I,
अब हम इस वाले सूत्र से देखें, ये सोर्स वाला सूत्र था, तो इससे अगर हम वी अपॉन आई करें, वी अपॉन आई तो बराबर आर, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी। इस वाली धारा को हम इधर लेके गए गुणा से भाग में, तो हमें आर की वैल्यू पता चली। यही जो आर है हमारा, यही हमारा इक्विवेलेंट होगा। आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमने इस सूत्र की प्राप्ति किस प्रकार हुई ये देखा। अब हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें रेजिस्टेंस को हम किस प्रकार जोड़ेंगे कि जो प्रत्येक रेजिस्टेंस है उसका जो पहल का सिरा है वो सब हम एक ही पॉइंट पर अटैच करेंगे। जैसे कि सपोज करो ये 3 रेजिस्टेंस है, इनका जो पहला सिरा है वो एक बिंदु पर, और जो उनका एंड का सिरा है वो एक बिंदु पर अटैच। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। अभी इस बिंदु से हम कोई वायर कनेक्ट कर कर सोर्स पर ले जाएंगे। सपोज करो ये हमारा वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस भी, और यहाँ आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये R1 हमारा रेजिस्टेंस है, ये R2 और ये R3। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, दोबारा से बता देता हूँ कि जो रेजिस्टेंस है, प्रत्येक रेजिस्टेंस 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, उनका जो पहला सिरा होगा वो एक बिंदु पर, और जो उन रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा होगा एंड का सिरा, वो किसी एक बिंदु पर होने चाहिए। तो ये हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमने क्या करा, ये जो पॉइंट है इन्हीं से ही हमें इस वोल्टेज सोर्स को या करंट सोर्स को कनेक्ट करना है। इस परिपथ के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, इस परिपथ को भी हल करने के लिए 3 पॉइंट है जो कि मैं लिखवा देता हूँ। तो यह देखा गया जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, मानो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, और जो ये रेजिस्टेंस है आपके 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इसे हम 1 अपॉन कर जोड़ेंगे। तो जो हमारा प्रतिरोध आएगा वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो मैं पहले 3 पॉइंट लिखवा देता हूँ जो कि इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है कि प्रत्येक प्रतिरोध के एक्रॉस मतलब यहाँ पे एक्रॉस में केवल एक ही सी आएगा। प्रत्येक प्रतिरोध के एक्रॉस होता है इस रेजिस्टेंस के एक्रॉस, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये और ये होता है एक्रॉस, मतलब कि पार्श्व। विभवांतर समान होगा, प्रत्येक प्रतिरोध के एक्रॉस विभवांतर समान होगा। इसका मतलब है कि हमने जो पोटेंशियल यहाँ पर लगाया है इसकी वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर तीनों प्रतिरोध के एक्रॉस समान होगी। और दूसरा पॉइंट कहता है कि तीनों प्रतिरोधों में धारा की वैल्यू अलग अलग होगी। और जो तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का जो योग है वो कुल धारा के बराबर होगा। यहाँ पर कुल धारा हमारी आई है, और इन रेजिस्टेंसों में जो धारा प्रवाहित हो रही है, इन तीनों धाराओं का जो योग है वो इस वाले आई के बराबर होगा। हम मानते हैं कि इसमें धारा I1 है, इस वाले प्रतिरोध में I2, और R3 वाले प्रतिरोध में R3। अब हम देखते हैं ये जो सूत्र है ये कैसे प्राप्त हुआ। यहाँ से कुल धारा आई, और ये जो पॉइंट है इससे 3 शाखाएं निकल ली हैं, मतलब कि 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं अलग अलग, R1 R2 R3। तो इनमें धारा की वैल्यू अलग अलग बढ़ जाएगी, क्योंकि इन रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग भी हो सकती है, समान भी हो सकती है, तो उसे अकॉर्डिंग धारा की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो कुल धारा है इन तीनों धाराओं के योग के बराबर होगा, जो कि हमारा तीसरा वाला पॉइंट था। तो कहे कि जो I है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 इन तीनों के योग के बराबर है। अब हमने ओम का नियम देखा था। ओम का नियम क्या था, I बराबर V अपॉन R। वैसे तो ओम का नियम V बराबर IR है, तो इससे अगर हम I की वैल्यू निकालें तो I बराबर V अपॉन R हमारा आएगा। ये मानते हैं I बराबर V, ये जो वैल्यू है I ये हमारी कुल वैल्यू है, और ये जो वोल्टेज है ये हमारी टोटल वोल्टेज या विभवांतर ये है, और जो R ये है ये हमारा R इक्विवेलेंट है, जो कि हमें पता नहीं है अभी क्या है। हमने पहले वाले पॉइंट में देखा था कि जो वोल्टेज है इनके अक्रॉस वो समान रहेगा,
रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो समान रहेगा, मतलब कि यहाँ V है तो यहाँ पर भी V ही रहेगा। तो पहले वाले जो रेजिस्टेंस है इसमें देखते हैं धारा की वैल्यू क्या है। I बराबर V/R1, क्योंकि वोल्टेज समान है, धारा की वैल्यू I है और रेजिस्टेंस R1 है, तो हमें पहला पता चला I1 बराबर V/R1। इसी प्रकार हम देखें I2 की वैल्यू वो हमारी आएगी V/R2, और ऐसी हम देखें तीसरी तो I3 की वैल्यू आएगी V/R3। यदि हम इन तीनों वैल्यू को इसमें रख दें, मतलब इस समीकरण में रख दें, तो हमें प्राप्त होगा I बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। देखो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू समान है, तो हम क्या करेंगे, इसे कॉमन ले लेंगे। I बराबर V, तो हमें ब्रैकेट में मिलेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब ये वोल्टेज मल्टीप्लाई में है और बराबर के अगर इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो हम I/V बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो हमें ये प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो I/V है ये क्या है। हमने सूत्र देखा था कि I बराबर V/R इक्विवेलेंट, ये था। यदि हम R की वैल्यू निकालें, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें, तो R इक्विवेलेंट बराबर होगा V/I। यदि हम इसे उल्टा कर दें, यहाँ पर 1 मानकर यहाँ पर मानते हैं 1, तो क्या हमें उल्टा करेंगे तो क्या आएगा कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर I/V। और हमें यही देखना है कि I/V की जो वैल्यू है 1/R इक्विवेलेंट है, तो हम इसी वैल्यू को इसमें रखेंगे, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो हमें ये सूत्र प्राप्त होता है। ये देखो 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े थे, तो इसका सूत्र हुआ 3 बार 1/, करके मतलब रेजिस्टेंस को जोड़कर जो हमारा वैल्यू आएगी 1/R इक्विवेलेंट, यही हमारा पैरेलल का सूत्र होता है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैं इस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को बहुत ही आसानी से आपको समझाने के लिए मैंने पहले से ही ये चित्र बनाकर इसकी वैल्यू रख दी है। तो अब हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले देखेंगे जो पैरेलल वाला सर्किट होगा। ये जो आपको वोल्टेज ड्रॉप दिख रहा है मतलब V1, ये क्या है, ये जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये कर लिया, इसके बाद जो टोटल ये जो रेजिस्टेंस है इसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमारा V1 होगा। तो ये जो V1 है यही, इसी के अकॉर्डिंग ये V1 यहाँ और यहाँ बराबर बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल में जो वोल्टेज है वो समान होती है। इसी के अकॉर्डिंग धारा की वैल्यू अगर हम निकालें तो ऐसे निकलेगी। अब इन दोनों धारा को ऐसे करके जोड़ेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो परिपथ हमारा आएगा वो हमने यहाँ पर दर्ज कर रखा है, मतलब दिखा रखा है। यहाँ पे R5 है, देखो ये वाला, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है हल होने के बाद, मतलब कि इन दोनों हल होने के बाद जो रेजिस्टेंस R5 है वो इन दोनों रेजिस्टेंस R3 और R4 के अकॉर्डिंग ही सीरीज में कनेक्ट होगा, सीरीज में। और आपको पता है सीरीज में धारा की वैल्यू बदलती नहीं है, समान रहती है। केवल जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है V1, V2, V3, ये जो है ये अलग अलग होता है। और इन तीनों वोल्टेज ड्रॉपों का जो योग होगा वो वोल्टेज सोर्स जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये V, इसके योग के बराबर होगा, मतलब इन तीनों का योग इसके बराबर होगा। तो हमने यही लिखा। और हमने सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकालना पहले देख चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग R इक्विवेलेंट हमारा क्या आ जाएगा, देखो R5 और R3 और R4, तो हम तीनों को लिख दिया और तीनों को जोड़ने पर जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा R इक्विवेलेंट आएगा। पूरे परिपथ को सोल्व करना कितना आसान है वो हमने देखा कि पहले हम क्या करेंगे, जो अगर ऐसा परिपथ हम पहले पैरेलल वाले को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम सीरीज में ले आएंगे, उस सीरीज को सोल्व करने के बाद हमारा क्या होगा, पूरा रेजिस्टेंस, पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ मैंने पॉइंट जो लिखवाए हैं 1, 2, 3 करके, सीरीज कॉम्बिनेशन हो पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सर्किट को सोल्व करने के लिए।
तो ये जो सारा मैंने सोल्व करवाया है ये ओम के लॉ के अकॉर्डिंग ही था। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।